इसको फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ए पोजीशन पे एक आदमी खड़ा है और सी टावर को देख रहा है इन द बैकग्राउंड ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ। जैसे पीछे हमने पेंसिल को देखा था इन द बैकग्राउंड ऑफ वॉल, अब वो एसी के परपेंडिकुलर 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और बी पॉइंट से फिर से सी टावर को देखता है। बट दिस टाइम द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी, जो कि पहले ये स्ट्रेट लाइन थी, वो शिफ्ट कर जाती है टू एन एंगल 40 डिग्री। ये 40 डिग्री की लाइन आपको, एंड आप अल्टरनेट एंगल से जानते हैं जो कि इक्वल होते हैं, तो ये भी 40 डिग्री एंगल होगा। अब आपसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ दिस टावर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए सी डिस्टेंस पूछा है आपसे यहाँ पे। तो 10th क्लास में आपने ये ट्रायंगल पढ़ा होगा। इसमें ये जो सीधा खड़ा लंबा पार्ट होता है इसको लंब बोलते हैं एल से, और ये जो बेस होता है इसको आधार बोलते हैं ए से, और इन दोनों के अलावा जो तीसरा बचा है इसको कर्ण बोलते हैं, के से मैंने इसको डिनोट किया है। ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये आई नो एग्जैक्टली कर्व्ड नहीं है, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो इसको कर्व्ड बोल ही सकते हैं। एग्जैक्टली स्लाइटली बेंट लाइन है ये। के से कर्ण और के से कर्व्ड है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला क्या है, ये इससे आप याद रखते हैं लाल बटे कक्का। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें सी ए बी जो ट्रायंगल हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, उसमें ये लंब गिवन है हमें, और आधार हमें निकालना है ए सी, और कर्ण नहीं गिवन है, तो हम साइन और कोस का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कर्ण आता है जो कि हमें नहीं गिवन है। तो टेन थीटा का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए ये जो थीटा है इसके साथ एसोसिएटेड जो पार्ट होता है वो होता है आधार या बेस। तो टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, मीन्स 100/AC इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से AC आ गया 100/10 40, एंड अब ये टेबल यूज होगी। 10 40 की वैल्यू यहाँ पे कहीं नहीं है, 45 की है और 30 की है। वैसे ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ साइन की इसमें वैल्यूज आपको याद रखनी है। साइन 0 0 होता है और 30 होता है 1/2। ऐसे 0 से 1 तक आपको याद रखना है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 होती है साइन 0 से लेके 90 तक की। सिर्फ ये आपको याद रखना है। कोस का इसका जस्ट अपोजिट होता है। 90 से 90 साइन 91 होता है, यहाँ से स्टार्ट कर दिए। कोस 0 1 होता है, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0। तो कोस का जस्ट अपोजिट होता है साइन से, एंड 10 होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन 10 0 होगा 0/1, 0/1 0 होता है, और 10 90 होता है 1/0। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है या 0/1 होता है। तो ज़ीरो के आप चाहे कितने भी पार्ट कर लें, ज़ीरो डिवाइड बाई 1 कर लें, 10 या 100 या इनफाइनाइट भी कर लें, क्योंकि ज़ीरो कोई नंबर नहीं होता इसलिए उसके पार्ट नहीं हो सकते, तो वो ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन 1 के अगर आप ज़ीरो पार्ट करें, यानी 1 को डिवाइड करें 0 टाइम्स, मीन्स आप कुछ नहीं हटा रहे 1 से, पूरा का पूरा अवेलेबल है ये 1। एंड 1 एक तो एक नंबर होता है, लेकिन इसका अमाउंट कितना है, तो इनफाइनाइट अमाउंट है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है इसका अमाउंट कितना है। 0.00 लगा के कितना भी किया जा सकता है, यानी इनफाइनाइट नंबर है इस एक के अंदर। आप उसमें से एक भी नहीं हटा रहे हैं, 0 से डिवाइड करें तो उतना का उतना बच जाएगा जितना ये नंबर है, तो इनफाइनाइट ही रहेगा 1/0। ऐसे इन दोनों को याद रखते हैं। एंड 10 30 होगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, यानी साइन 30 डिवाइड बाई कोस 30। ऐसे ही 45 भी होगा और 60 भी होगा, तो 1 आ जाएगा और √3 आ जाएगा। 10 45 एंड 10 60। यहाँ से आपको वैल्यू देखनी है 10 40 की, विच इज़ कमिंग बिटवीन 10 30 एंड 10 45। 45 के नज़दीक होगा ये। 1/√3 होता है 30 और 1 होता है 45, तो 1 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 45 से कम है यानी 40, तो 0.8 ले लेते हैं इसको। यहाँ पे 0.83 लिया, आप एग्जैक्टली 0.8 मिले तो आंसर के नज़दीक आप पहुँच सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है 10 40 तक पहुँचने का। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 10 तक करवाया, आगे भी होता है ये कोसेकेंट सीकेंट कोट, क्योंकि यहाँ यूज़ नहीं आ रहा है एंड मुझे नहीं लगता आगे भी कहीं आएगा ये यूज़ में।
इसलिए मैंने यहीं तक करवाया। मैंने आपको पहले बताया था एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा हमें बेसिक मैथमेटिक्स का। तो एक तो ये तरीका है कि आप एंगल से देख के इस क्वेश्चन को करें। एक दूसरा तरीका भी है, एक ट्रायंगल आपको ये याद होगा जो 3 एंगल्स का होता है ये अगर आप 37 ले रहे हैं एंगल तो ये आपको साइड लेनी होगी 3 क्योंकि छोटा है ये। तो ये एंगल बच जाएगा 53, ये 90 है एंड ये बड़ा एंगल है 53 तो इसके साइड बड़ी साइड होगी ये 4 वाली और ये बची 5 की। अब यहाँ से आप 1037 निकाल सकते हैं। 10 जानते हैं अब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब यह हो गया 3 और आधार है 4, तो 3/4 और इसको कीजिए 4 सत्ते 28 यानी 0.7 और 4 पंजे 20 फिर आया तो 0.75 एंड इसको राउंड ऑफ कीजिए क्योंकि ओड नंबर है 5 के पीछे 5 में हटाना है और ओड नंबर है 7 तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा तो 0.8 आ जाएगा। तो इससे आप इस तरीके से एग्जैक्टली आंसर निकाल सकते हैं एंड यहाँ से आपको एवरेज लेना पड़ेगा 1 से पीछे 0.8 तक आपको पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पे मुश्किल है एक्चुअली यहाँ से देखना, तो इस ट्रायंगल से एग्जैक्टली आप कर पाएंगे। 10, 37 और 40 में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, तो ये एक बढ़िया तरीका है। तो यहाँ से आपने 0.8 निकाली 1040 की वैल्यू, तो 100/0.8 इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻², यानी 10 × 100 डिवाइड बाई 8 एंड 10/8 ये चला गया 10, 8 एकम 8, सो 10 में से 8 गए 2 एंड 8 दूनी 16 तो 1.2 आ गया। यहाँ से उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 120 मीटर आपका आंसर आ गया एंड 119 मीटर एनसीईआरटी में आंसर गिवन है, तो इसके काफ़ी नज़दीक आ गया। तो इतना ग्रोस तो आप ले ही सकते हैं। तो ऐसे सोल्व करना था आपको ये क्वेश्चन एंड इतनी ट्रिग्नोमेट्री बस आपको आनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नाउ एग्जांपल 2.3, the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on earth. Angle theta subtended at the moon by the two direction of the observation is 1 degree 54 minutes. डायमीटर ऑफ अर्थ आपको गिवन है दिस मच, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो रेडियस आपको निकालनी है, यहाँ से सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ये लीजिए अर्थ और इसके 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, ये डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। मून इस पे एंगल बना रहा है जितना जो क्वेश्चन में गिवन है थीटा, तो ये आपको डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है यानी आर्क गिवन है आपको, और ये रेडियस आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला थीटा का आप जानते ही हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा आपको गिवन है, आर्क आपको गिवन है, रेडियस आपको निकालनी है, पीछे भी रेडियस ही निकालनी थी यहाँ पे AC। तो आर्क डिवाइड बाय एंगल थीटा एंड इसको कन्वर्जन करना होगा पहले आपको 1 डिग्री 54 मिनट्स को। तो 1 डिग्री में 60 होते हैं, 60 + 54 114 मिनट्स हो गए। 1 मिनट में कितनी होती है रेडियन में उसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमने पीछे देखा था, ये सेकंड में होती है एक्चुअली 4.85 10⁻⁻6 एंड इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया गया है 114 को 60 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 4.85 को ऑलमोस्ट 5 मान लीजिए और 60 को 6 × 10⁻1 लिख दीजिए, 114 को 1.14 × 10⁻2। सो इस टर्म में 10⁻3 बचा, यहाँ 10⁻⁻6 है तो 10⁻³ आ गया हमारे पास। 6 पंजे 30 और 1.1 × 30 वो 33 हो गया। तो 33 × 10⁻³ उसको हम लिख सकते हैं 3.3 × 10⁻² रेडियन। ये आपने थीटा निकाल लिया। एग्जैक्टली आर्क आपको ऑलरेडी गिवन है इस एग्जांपल में, तो आर्क अपॉन थीटा विल बी द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, दिस इज रेडियस एग्जैक्टली what we study here, so it is the distance and ये यहाँ से सीधा कट रहा है
1.276 को लिख लीजिए 12.76, यहाँ हो जाएगा 10⁻6, 10⁻2 नीचे ऊपर गया 10⁻2 हो जाएगा, यानी 10⁻8 आ गया ऊपर। 3 चौके 12 पे कट रहा है यानी 4 पे, लेकिन ये 12 नहीं है एग्जैक्टली, 12.76 है, तो 4 से थोड़ा सा कम आ गया, एग्जैक्टली 13 तक जा रहा है ये। नीचे भी 3.32 है, तो 4 से कम आ गया बेसिकली, थोड़ा सा 3.38 है। अप्रोक्सीमेटली ही आंसर निकालने होते हैं आपको, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन करनी होती है नीट में। सो 3.84 इसका आंसर होगा, एंड दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें एंगल आपको गिवन है थीटा, एंड डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज गिवन टू बी दिस। आपको डायमीटर ऑफ सन बताना है, यहाँ पे आपको आर्क बतानी है। रेडियस आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, आर्क कैसे निकलेगी फिर? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क वुड बी थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, तो वही हो रहा है। 920 सेकेंड्स को पहले कन्वर्ट कर लिया इन्होंने इन रेडियन, 4.8 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 90/20 को लिख लीजिए 19.2 × 10⁻², यहाँ पे 10⁻6 है, तो टोटल बचा 10⁻4, एंड 19.2 का ऑलमोस्ट 90 मान लीजिए, थोड़ा घटा दीजिए, और 4.85 को ऑलमोस्ट 5 मान लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कंपनसेट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 19×5 = 95, तो 95 × 10⁻4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 9.5 × 10⁻3, एंड 9.5 का 9.3 हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। तो ऐसे आपने एंगल निकाला, और रेडियस होगी फिर बेसिकली आर्क हम निकाले थे, रेडियस नहीं, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये एंगल अल्फा, एंड ये दिस रेडियस है, दिस वुड बी आर्क, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है अब। तो अगेन यहाँ पे 9.31 को आप ऑलमोस्ट 9 मान सकते हैं, और 1.4 को 1.5 मान सकते हैं ऑलमोस्ट। इसको 15 × 10⁻10 लिख लीजिए, 10⁻10 और 10⁻3 या 10⁻7 बचा यहाँ पे, 15 × 135 × 10⁻7, एंड उसको हम सकते हैं 1.35 × 10⁻9, 1.39 है अप्रोक्सीमेटली, इतना ही है। तो यहाँ तक हमने देखा टू हाउ टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन द स्टार्स, एग्जांपल लिया था। अब स्मॉल डिस्टेंस की बारी, हमने मॉडरेट डिस्टेंसेस भी मेजर करने देख लिए विद मीटर स्केल, वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज ETC, एंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस भी देखिए। अब स्मॉल डिस्टेंसेस की बारी है, हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का ये साइज होता है 10⁻8 × 10 मीटर, -10 एंगस्ट्रॉम होता है, एंड हम जानते हैं 10⁻10 मीटर ये एक एटम का साइज होता है फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो या तो इतना 10⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम, या फिर 100 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻8 मीटर, इतना साइज हो सकता है एक मॉलिक्यूल का, या तो एटम के साइज के बराबर या उससे 100 टाइम्स, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। दिस मच स्मॉल साइज वी कैन नॉट मेजर इट यूजिंग अ स्क्रू गेज, क्योंकि इनका रेजोल्यूशन काफ़ी छोटा पड़ जाता है इनके कंपैरिजन में, इन मॉलिक्यूल्स के। 10⁻5 देखा था हमने, अभी स्क्रू गेज का होता है, स्पैरोमीटर का भी। इवन अ माइक्रोस्कोप कांट डू इट, बिकॉज माइक्रोस्कोप का कितना होगा, माइक्रो आ रहा है इसमें, यानी 10⁻6 हो जाएगा इसका रेजोल्यूशन, अगेन छोटा पड़ रहा है, ये 10⁻8 है, इसको मेजर नहीं कर पाएगा इवन माइक्रोस्कोप। तो द रेजोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो रेजोल्यूशन कुछ नहीं होता, ये लीस्ट काउंट ही होता है, कितना छोटा मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, वही रेजोल्यूशन होता है उसका। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एज द नेम सजेस्ट, ऑप्टिक आ रहा है इसमें, ऑप्टिक मीन्स लाइट, क्योंकि इसमें लाइट यूज होगी, तो लाइट की छोटी से छोटी जो यूनिट होती है उसकी वेवलेंथ ही होती है, तो उसी के जितना वो मेजर कर सकती है लीस्ट डिस्टेंस, तो यही उसका रेजोल्यूशन होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का। एंड हमने ये पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट विजिबल लाइट की रेंज होती है 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक, इसको हम लिख सकते हैं 400 लेके 700 नैनोमीटर तक, वहाँ पे नैनोमीटर में गिवन था। Hence, an optical microscope cannot resolve particles with sizes smaller than this। तो हमने देखा कि 1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक साइजेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, लेकिन यहाँ देखिए हजार्स में है एंगस्ट्रॉम,
तो ये भी इवन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी मॉलिक्यूल्स के साइजेस को मेजर नहीं कर सकता। इसके लिए और हमें सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप चाहिए, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एज स्मॉल एज फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम से भी छोटी हो सकती है। एंड हमने देखा कि 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक मॉलिक्यूल की साइज होती है, तो इस ये मेजर कर लेगा भाई, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन उससे छोटा है। सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद रेजोल्यूशन ऑफ 0.6 एंगस्ट्रॉम। ये आई थिंक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, मुझे याद आ रहा है, जहाँ पे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। तो वहाँ पे ये लाइन मेंशन थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उससे छोटी वेवलेंथ खोजना बहुत मुश्किल है। लाइट की अगर हम टॉर्च यूज़ करेंगे उसको ढूंढने के लिए, तो उसकी भी वेवलेंथ उससे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ उससे भी थोड़ी है। तो इसलिए क्योंकि सबसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, तो इससे बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स इससे मेजर किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। In recent times, tunneling microscopy has been developed, in which again the limit of resolution is better than angstrom। अगर better than angstrom है एंड हमने देखा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में ये पॉसिबल है, तो ये टनलिंग माइक्रोस्कोपी ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एसोसिएटेड होगी। सिर्फ इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसमें ई एल आ रहा है, तो इससे आप इलेक्ट्रॉन याद रख सकते हैं। दैट टनलिंग माइक्रोस्कोप इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग मोलिकुलर साइज ऑफ ओलिक एसिड इज गिवन हियर। तो इसका साइज मेजर किया जा सकता है अगर हम बना पाएँ एक मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ दिस एसिड ऑन वाटर सरफेस। तो अगर ये एसिड लेना है हमें, तो कोई तो सॉल्वेंट लेना होगा ना, तो वाटर लिया यहाँ पे। एंड वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। ये आपको बात पता होगी अगर आपने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे वाटर सरफेस लिया है जिसके ऊपर मोनोमोलिकुलर लेयर बनाई जाएगी इसकी। ऑफ कोर्स एक ही लेयर होनी चाहिए अगर आपको उसका साइज मेजर करना है उस मोलिक्यूल का। तो इसमें पीछे हमने एक लाइन छोड़ दी थी, दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर ओलिक एसिड इन अल्कोहल। तो पहले तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही कम ली है बहुत, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml ली है ओलिक एसिड का अल्कोहल के अंदर, और सॉल्यूशन बना दिया 20 ml। तो इसमें 19 ml हो गया अल्कोहल और 1 ml हो गया ओलिक एसिड। एक्चुअली यहाँ पे अल्कोहल एक्ट कर रहा है एज अ सोलवेंट। एज फार एज एसिड्स आर concerned, alcohols are better solvents because alcohol भी slightly acidic होते हैं। वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, तो एसिड्स के लिए अल्कोहल होते हैं बेटर सॉल्वेंट्स बिकॉज ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं। एसिड्स क्योंकि डिजोल्व करना है, तो 1 ml ओलिक एसिड 19 ml अल्कोहल। एंड इसका भी ये जो सॉल्यूशन बन गया ना, इसमें से 1 ml निकालेंगे हम और फिर से 20 ml अल्कोहल के अंदर इसको डाइल्यूट कर देंगे यूजिंग अल्कोहल। तो दिस इज टू मेक श्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम्स वेरी लेस। कंसंट्रेशन लेस का मतलब मोनो लेयर हमें फॉर्म करनी है ओलिक एसिड की, उसकी कंसंट्रेशन मिनिमम से मिनिमम हो ये इंश्योर करना है, इसलिए 2 बार ये डाइल्यूट किया जाता है। तो ये कंसंट्रेशन बची इसकी 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है आप जानते होंगे अगर आपने सॉल्यूशंस पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है, तो 20 ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन की और 1 मोल है, तो ऐसे कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट की जाती है। वाटर तो यहाँ पे सिर्फ एज अ सरफेस एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट यहाँ पे अल्कोहल है। वैसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूज़ नहीं होगा। Next, we lightly sprinkle some lycopodium powder on the surface of water in a large draw and we put 1 drop of this solution in the water।
तो ओलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड करती है, तो ये लाइकोपोडियम पाउडर इस स्प्रेडनेस में ही हेल्प करता है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट करवाता है, तो यानी मोर इफेक्टिव होती है पाउडर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर यूज़ किया गया है। पोडियम लाइकोपोडियम में भी पो आता है और पाउडर में भी पो, तो यही पाउडर यूज़ हुआ रहा है, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो मेन पर्पज यही था इस पाउडर का, ओलिक एसिड को इवनली स्प्रेड और स्प्रेडनेस को इंक्रीज करने के, उसको रेट को इंक्रीज करने के लिए सर्कुलर फिल्म ऑफ मोलिकुलर थिकनेस फॉर्म हो जाएगी ओवर द वाटर सरफेस। सर्कुलर फिल्म फॉर्म हो रही है, ये आपको याद रखना है, इसका यूज़ होगा फॉर्मूला में। अगर हमने लेट्स से n ड्रॉप्स डाली थी सॉल्यूशन की इन वाटर, तो एंड ईच ड्रॉप की वॉल्यूम अगर मान लें 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी VmL, तो n ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, n टाइम्स V सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो n ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, लेकिन हमें ओलिक एसिड का साइज निकालना है, तो इसका अमाउंट हमें देखना होगा, इसमें कितना होगा। तो अमाउंट यानी मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। मोल्स होता है मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे टोटल कितनी है, NV, और हमने कंसंट्रेशन अभी निकाली थी 1/20 इंटू 20। तो इसको यहाँ पे NV वॉल्यूम को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास इन सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ट्रीट किया है एज अ वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम को इक्वेट किया है बेसिकली। यहाँ पे देखिए एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है ना, तो थिकनेस यहाँ से आ गई वॉल्यूम ऑफ द फिल्म डिवाइड बाय एरिया। तो ये हमने वॉल्यूम ऊपर से निकाला, NV डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई एरिया ऑफ दिस स्प्रेड फिल्म, इससे आपको थिकनेस मिल जाएगी। एंड ये मोलिक्यूलर थिकनेस है, तो इससे आप मोलिकुलर साइज निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। रीज़न हमने देख लिया क्योंकि लाइकोपोडियम पाउडर का इस्तेमाल किया था। सो इफ़ यू अज्यूम दैट द फिल्म हैज़ मोनोमोलिकुलर थिकनेस, दिस बिकम द साइज और डायमीटर ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, एंड इसका साइज आपको याद रखना है 10⁻⁹ मीटर यानी नैनोमीटर। तो मोनो मोलिकुलर लेयर फॉर्म हो रही है, मोनो से नैनो आपको याद रह जाएगा, तो नैनोमीटर इसका साइज होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये था तरीका साइज ऑफ अ मोलिक्यूल को डिटरमाइन करने का। इसको अगर आप समरी लेना चाहें तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म करी है, और हमारा एम है इसमें मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ एसिड फॉर्म करना और वाटर सरफेस। 1 ml ऑफ ओलिक एसिड लेके उसको अल्कोहल के 20 ml अल्कोहल के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको दोबारा 20 ml के साथ डाइल्यूट कराया। एंड डाइल्यूट इसलिए करा टू अनश्योर दैट वी कैन फॉर्म अ मोनोमोलिकुलर लेयर, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन हो उतना अच्छा, इसलिए 2 बार किया गया है। उसके बाद लाइकोपोडियम पाउडर छिड़का गया है इसके ऊपर, ताकि स्प्रेडनेस ज़्यादा हो पाए, ज़्यादा रेट हो पाए, जल्दी हो पाए स्प्रेडनेस बेसिकली। एंड दिस स्प्रेडेड फिल्म ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म अ सर्कुलर लेयर ऑन द वाटर सरफेस ऑफ मोलिकुलर थिकनेस। इससे हमें वॉल्यूम निकाली, इस ओलिक एसिड के अमाउंट निकाला इससे, और फिर एरिया इंटू थिकनेस करके वॉल्यूम से इक्वेट किया, वहाँ से थिकनेस आ गई इस मोलिक्यूल की। इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ मोलिक्यूल। अब एग्जांपल 2.5 है, बहुत इजी है ये। इसमें बेसिकली साइज कंपैरिजन करवा रहा है आपसे। तो साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इन रेंज ऑफ 10⁻⁻15 to 14, ये हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। फर्मी मीटर के साइज का होता है, यानी 10⁻15 is scaled up to the tip of a sharp pin. What roughly is the size of atom? Assume tip of the pin to be range of 10⁻⁵ to 10⁻⁴ मीटर। तो उसकी रेंज दे दी आपको, पिन की रेंज दे दी कि इतना हमने माना है न्यूक्लियस का साइज, तो एटम का कितना होगा। तो एटम का हम जानते हैं 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो 10⁻⁵ अगर न्यूक्लियस का साइज आपने मान लिया शार्प पिन का, तो इससे 10⁵ ज़्यादा यानी 1 मीटर के अराउंड होगा। इट इज़ स्केल्ड अप टू साइज ऑफ 1 मीटर। ये होगी रेडियस एटम की, अगर आप शार्प पिन के बराबर मान लें न्यूक्लियस की रेडियस को।
अब यहाँ पे आपको रेंजेस ऑफ लेंथ मास एंड टाइम बताई जाएंगी। सबसे छोटी लेंथ होती है एक न्यूक्लियस की, एक्चुअली 10⁻⁻15 होती है, लेकिन वो न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन का। आप जानते हैं ना, 3 फॉर्म होती है हाइड्रोजन की, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। जो प्रोटियम होती है मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होती है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो उसका साइज होता है 10⁻⁻15। न्यूक्लियस यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब इन जनरल न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया गया है, तो उससे बड़ा हुआ, इन जनरल उससे बड़े ही होते हैं ना सबके, तो इसलिए 10⁻⁻14 कर लिया गया, यानी 10 टाइम्स बड़ा एज कम्पेयर टू प्रोटोन इन अ न्यूक्लियस। तो ये हुआ सबसे छोटा, और सबसे बड़ा होता है द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 10⁻26 है। ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या हुआ, 10⁻⁻15 होगा ना, मैंने आपको बताया, ये नहीं होता 14, नहीं होता 15 होता, -15। -15 वो है सबसे छोटा, 26 सबसे बड़ा है। इनका जो रेशो आ रहा है 10⁻26 डिवाइड बाई 10⁻⁻15, ये आएगा 10⁻41। एंड ये काफ़ी स्पेशल नंबर है, लेंथ मास एंड टाइम तीनों में आता है। आगे आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये तीनों में आता है। तो 41 इज़ अ क्वाइट स्पेशल नंबर जो आपको याद रखना है। तो 41 आपको याद है, तो छोटा और बड़ा क्या होगा, साइज़ क्या होगा, ये आपको याद हो जाएगा। तो 26 याद हो जाएगा आपको, क्योंकि रेशो यही आ रहा है 26 का 10⁻⁻15 से। अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्टेंसेस भी ये आपको याद होने चाहिए। फर्मी 10⁻⁻15 होता है, ये आप जानते हैं। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो ये हमने पीछे भी देखा था, एग्जैक्टली यही नंबर, ये तीनों नंबर एक्चुअली आपको एक साथ याद रखने हैं। 10⁻11 एक्चुअली +11 है ये, एंड 10⁻15 एंड 10⁻16, ये तीनों डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों नंबर आपको एक साथ याद रखने हैं। लाइट, ये जो पारसेक है, ये आपको स्पीड ऑफ लाइट के साथ याद हो जाएगा। तो 1.496 10⁻11 होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। लाइट ईयर इसको मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज करते हैं विद द यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि ईयर आ रहा है इसके बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर, डिस्टेंस की यूनिट है ये। एंड ये ज़्यादा होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट, आप जानते हैं, ऑलमोस्ट 8 मिनट लेती है, और यहाँ पे 1 साल तक ट्रैवल कर रही है लाइट। और सन से अर्थ का डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही ट्रैवल करेगी ना फिर, क्योंकि 8 मिनट ही लेती है, उसमें यहाँ पे 1 साल लग रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इससे ज़्यादा ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। यहाँ है 10⁻11 और यहाँ है 10⁻15। 1.496 ये आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना है, क्योंकि इससे आगे जो नंबर है 9.46, ये भी इससे मिलता जुलता है। इससे ज़्यादा होगा, ये आपको मैंने आपको बता दिया। 1.496 आएगा एस्ट्रोनॉमिकल के केस में, 9.46 आएगा लाइट ईयर के केस में, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको बता दिया कैसे ज़्यादा है। अब तीसरा है पारसेक। पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। तो आर्क सेकंड होता है ये, 1 आर्क सेकंड। तो ये डिस्टेंस होता है, ऑफ कोर्स डिस्टेंस के ही पैराग्राफ के अंडर आ रहा है ये। अर्थ ऑर्बिट है, सन के अराउंड घूमती है ना अर्थ, तो उसकी जो रेडियस होती है अर्थ ऑर्बिट्स की, वो जिस डिस्टेंस पे 1 आर्क सेकंड एंगल सबटेंड करती है, उसको बोलते हैं पारसेक। देखिए इसमें आ भी रहा है, ए आर भी आ रहा है और सेक भी आ रहा है, तो इससे 1 आर्क सेक आपको याद हो जाएगा। इसका जो नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 10⁸मीटर पर सेकंड, और ये होती है 10⁻16, यानी सीधे सीधे डबल हो रही है। 3.08 अगर आप ना भी याद रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा डबल हो रही है स्पीड ऑफ लाइट से, सिर्फ इतना याद रखिए, पारसेक। नाउ द मेजरमेंट ऑफ मास, यहाँ पे आपको रेंजेस ऑफ मासेस भी बताए जाएंगे आगे। हमने मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ी ही नहीं थी अभी तक, लेंथ की सिर्फ पढ़ी थी, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये हम जानते हैं, ये मैटर डिफाइंड ही इसकी टर्म्स में किया जाता है। दैट ऑक्यूपाई स्पेस ड्यू टू इट्स मास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस।
तो प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे तो बहुत सारी ही प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती इसके साथ तो लेकिन टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, टेम्परेचर ऑलमोस्ट चेंज कर ही देता है सभी को, अगर हम एक्सट्रीम वेरिएशंस करें टेम्परेचर में। लेकिन मास एक ऐसा फैक्टर होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअली ये पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट में, मास टेम्परेचर से भी इनवेरिएबल रहता है। The SI unit of mass is kilogram kg. It is defined in terms of the Planck's constant h. ये भी हमने देखा हुआ बेसिक कंसेप्ट में। इसकी वैल्यू होती है ये 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड इसकी होती है यूनिट, कॉमन यूनिट होती है। एंड कैसे निकालेंगे इसको, इसके फॉर्मूला से निकाला जाता है। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से एच प्लैंक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड, ऊपर चली जाएगी सेकंड हो जाएगी, तो जूल सेकंड ऐसे होती है यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट की। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। जूल को फिर उसने कन्वर्ट किया है बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, यानी केजी, मीटर एंड सेकंड। तो कैसे होगा, जूल क्या होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है, यानी mL/T-2। तो T-2 था एक, यहाँ से सेकंड से +1 है सेकंड, तो -1 बचा, तो ये है -1 बचा सेकंड, क्योंकि +1 सेकंड यहाँ था। और केजी और मीटर स्क्वायर यानी mL/2 तो उसमें थे ही फॉर्मूला। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसका यूनिट का इन टर्म्स ऑफ बेसिक units of mass, length and time, where meter and second are defined in terms of C and frequency of cesium clock। ये CS cesium से डिफाइन कर रहा है, तो सेकंड डिफाइंड की जाती है ये, हाँ सेकंड, जो जो क्या क्या बोलते हैं इसको, सेकंड क्या होता है, इंटरवल होता है ना, कितना इंटरवल है सेकंड का, ये डिफाइन किया जाता है सीजियम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी से। बेसिक कंसेप्ट में देखा था इन टर्म्स ऑफ ये, यहाँ पे इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए टकरा था, कैपिटल सी नहीं होना चाहिए, स्मॉल सी होना चाहिए। स्मॉल सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल सी कूलम होता है, तो ये मिस्टेक कर दी है एनसीईआरटी ने, इसलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। स्मॉल सी होता स्पीड ऑफ लाइट, उसकी टर्म्स में डिफाइंड होता है मीटर। ये भी हमने देखा था जब वो 7 बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनकी टेबल देखी थी बेसिक कंसेप्ट में। तो इनके टर्म्स में दोनों डिफाइंड होते हैं, मीटर और सेकंड। यूनिफाइड एटमिक मास यूनिट, एटमिक मास यूनिट एज द नेम सजेस्ट, एटम्स के मास को मेजर करने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया था। ये भी बेसिक कंसेप्ट में आती है। 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। सो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पॉसिबल हैं, C12, 13 एंड 14। कार्बन 12 उनमें से लिया जाता है जिसका 1/12 मास, देखो 12U यानी 12 AMU मास होगा कार्बन 12 का, उसको 12 से ही डिवाइड कर दो, 1/12 उसका होगा 1U, क्योंकि 12U होता है C12 का, तो 1/12 हो गया 1U। एंड इसका एग्जैक्ट मास होता है 1.16 × 10⁻27 kg। दिस इज द मास, प्रिसाइजली द मास ऑफ अ प्रोटोन। न्यूट्रॉन का इससे स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है, ये भी हमने बेसिक कंसेप्ट में अगेन देखा हुआ है। 1.67 होता है न्यूट्रॉन का। मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस इसको बोला था बेसिक कंसेप्ट में, लाइक द वन यूज्ड इन ग्रोसरी शॉप। तो वहाँ पे आता भी है, एक स्ट्रक्चर भी गिवन है एनालिटिकल बैलेंस की। कॉमन ऑब्जेक्ट्स के इन्हीं से मेजर किए जाते हैं मास। लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स लाइक प्लैनेट स्टार्स based on Newton's laws of gravitation can be measured by using gravitational method। तो ये ग्रेविटेशनल मेथड क्या होता है, एक्चुअली फोर्स इसमें यूज़ की जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
एज यहाँ पे मेंशन है ग्रेविटेशन चैप्टर 8 में इसके बारे में देखा जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो मासेस की वजह से जो फोर्स लगती है वो बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको वहीं पे देख लिया जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है बिटवीन दीज बिग ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स एंड स्टार्स, इसलिए यही मेथड उनके मास के लिए मेजर के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ये मासेस निकाले जाते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस ऑफ एटमिक और सब एटमिक पार्टिकल्स वी मेक यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ इन विच रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एटमिक स्पेक्ट्रा का यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम इस्तेमाल करते हैं एटमिक पार्टिकल से एसोसिएटेड पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए, जैसे कि बॉन्ड लेंथ या साइजेस ऑफ एटम्स। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ से ही एटमिक पार्टिकल्स के मासेस मेजर किए जाएंगे। ये जो एग्जैक्ट मेथड है मास स्पेक्ट्रोग्राफ का, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पे पॉइंट गिवन है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, इसको आप एनालॉजी से समझ सकते हैं। आप फोर्स का फॉर्मूला जानते होंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली इक्वल हो रहा है मास के, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस जनरेट होंगी वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। आप इस रिलेशन से ये याद रख सकते हैं। आई नो दिस माइट नॉट बी द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक, बट ये लाइन आपको याद रखने में तो ये डेफिनेटली हेल्प कर सकता है कि मास के जो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो क्योंकि फोर्स जितनी ज़्यादा लगेगी उतनी ज़्यादा रेडियस में वो चार्ज्ड एटमिक पार्टिकल घूमेगा, तो इसलिए मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, क्योंकि फोर्स ज़्यादा इंक्रीज हो रही है मास से, उसी के प्रोपोर्शन में रेडियस इंक्रीज होगी। नाउ द रेंजेस ऑफ मासेस आर गिवन 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का दिया है, लेकिन हम जानते हैं 9.1 10⁻31 kg होता है। एग्जैक्टली हमें पता है ये बेसिक एक्चुअली आता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जहाँ पे तीनों सब एटमिक पार्टिकल्स के मासेस और चार्जेस गिवन है। सबसे बड़ा साइज हुआ 10⁻55 kg यूनिवर्स का। अब इनका जो रेशो आ रहा है 10⁻31 और 10⁻55 55 डिवाइड बाई -31 इन दोनों का रेशो आ रहा है 10⁻41 का स्क्वायर। ये भी अगेन वो स्पेशल नंबर आ गया 10⁻41 स्क्वायर में। और तीसरा है मेजरमेंट ऑफ टाइम। We use an atomic standard of time which is based on periodic variation produced in a cesium atom. This is basis of cesium clock, sometimes called atomic clock. तो ये हमने पीछे भी अभी देखा था जस्ट। फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं ऑफ सीजियम एटम टू डिफाइन 1 सेकेंड, वही है एटमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। These periodic vibrations are nothing but frequencies only. Second is taken as the time needed for that much vibration of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom. तो 133 ये एटमिक मास होता है सीजियम एटम का। सीजियम आप जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, टू बी मोर प्रिसाइज एल्कली मेटल्स का ये पार्ट होता है। एंड यही इसी एटम इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, स्टेबल होता है क्वाइट। क्योंकि स्टेबल होता है इसलिए ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन इसमें चेंज नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। तो सेकंड ये हिस्सा होता है जिसमें इतने सारे वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं रेडिएशन के। रेडिएशन आप जानते हैं क्या होता है, फोटोन होता है ना, इलेक्ट्रॉन ही एमिट करता है फोटोन जब वो दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करता है। स्ट्रक्चर एटम में हमने पढ़ा हुआ है। एंड एक ही स्टेट है, देखिए ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल्स टू 0।
एक ही स्टेट में लेवल के अंदर ट्रांजिशन हो रहे हैं तो हाइपर फाइन लेवल्स हुए, क्योंकि एक ही लेवल के विद इन जो लेवल्स हैं उनको हाइपर फाइन लेवल्स बोला जाता है। सो दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में जो रेडिएशन का ट्रांजिशन है उसके जितने वाइब्रेशन होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उस टाइम पीरियड को 1 सेकेंड बोलते हैं। मैं ये नंबर बोलना भी नहीं चाहता, आपको याद भी नहीं रखना है ये। The vibrations of cesium atom regulate the rate of cesium atomic clock, just as the vibration of a balance wheel regulate an ordinary wristwatch, or vibration of a small quartz crystal regulate the quartz wristwatch। तो जितने ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे इसकी सेकंड का जो इंटरवल है वो बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ता नहीं है, मैंने आपको बता दिया स्टेबल होता है, इट इज़ क्वाइट स्टेबल। वाइब्रेशंस से ही क्योंकि डिफाइंड है तो इसलिए वाइब्रेशंस ही रेगुलेट करते हैं रेट को सीजियम एटॉमिक क्लॉक के। एंड ऑर्डिनरी व्रिस्ट वॉच, जो घड़ी आप पहनते हैं उसकी सुई गोल गोल घूम रही होती है, तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इसमें एक व्हील होगा। तो ये बैलेंस व्हील ही होता है उसमें जो जिसके वाइब्रेशंस रेगुलेट करते हैं ऑर्डिनरी व्रिस्ट वॉच के रेट को। और स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट करते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट क्वार्ट्ज व्रिस्ट वॉच। ये क्वार्ट्ज दोनों में आ रहा है तो इससे आपको ऐसा याद हो जाएगा। क्वार्ट्ज बेसिकली एक मटेरियल होता है, एक टाइप का ग्लास होता है, ये भी ये सॉलिड स्टेट में भी आता है एंड आई थिंक थोड़ा सा पी ब्लॉक में भी आता है अंडर द सेक्शन ऑफ सिलिकन। एग्जैक्टली क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ होता है ये क्वार्ट्ज। द सीजियम एटमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जैक्टली डिफाइंड है, तो एक्यूरेसी पे तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, ये इट इज़ वेरी हाईली एक्यूरेट। द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकेंड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन्ड थ्रू 4 सीजियम एटमिक क्लॉक्स। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्वर्स ही होती है टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी इज टू 1 टाइम पीरियड, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी के भी नेशनल स्टैंडर्ड ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक से ही मेंटेन कर लिए जाते हैं। एक्चुअली टाइम पीरियड इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी का, तो क्योंकि नंबर ऑफ दैट वाइब्रेशन यानी फ्रीक्वेंसी ही मेन थिंग है जो इनमें मेजर की जाती है, जो इसका मेन कैरेक्टर है सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स का फ्रीक्वेंसी, तो उससे टाइम निकाला जाता है, तो उल्टा होता है ये। एंड 4 सीजियम क्लॉक्स यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी से आप याद रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में एफ आर आ रहा है और 4 में एफ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है और आर एंडिंग है। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, लेकिन याद हो रहा है तो आप याद रख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और एनटी का कोई भरोसा नहीं है। एनपीएल यहाँ पे मेंटेन किया जाता है ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक। एक्चुअली ये आता भी है एनपीएल न्यू दिल्ली, ये बेसिक कंसेप्ट में भी गिवन है, एक ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स वट एवर भी इट्स कलर। तो एनपीएल न्यू दिल्ली यहाँ तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक गिवन है यानी टाइम का नेशनल स्टैंडर्ड। जो जितनी भी इसके अलावा जो बाकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे उन सब के स्टैंडर्ड्स यहीं मेंटेन किए जाते हैं इन इंडिया, एनपीएल न्यू दिल्ली, तो इसको आप याद रख सकते हैं। टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको आईएसटी बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इज लिंक्ड टू द दिस सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। तो अगेन ड्यू टू देयर हाई एफिशिएंसी एक्यूरेसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स इन एटॉमिक क्लॉक से ही लिंक किया जाता है, इनके द्वारा ही मेजर किया जाता है। इनकी एक्यूरेसी ऑफ टाइम मेजरमेंट आप यहाँ देख लीजिए, अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन इन दीज एटॉमिक क्लॉक्स बहुत ही कम होती है, 1 × 10⁻⁻15 दैट इज़ 1 इन 15 पार्ट्स। तो 10⁻15 पार्ट्स में एक पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है सेकंड का, यानी इतनी इनमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो कितनी कम है ये। एंड अगर आप 1 साल के लिए इसको कैलकुलेट करें 1 ईयर के लिए, देन यू में लूज और गेन नो मोर देन 32 माइक्रोसेकंड। अब इस नंबर पे मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि थोड़ी गलती की है एनसीईआरटी ने यहाँ पे, 1 साल में इतना नहीं होता, 32 नैनोमीटर होता है, यानी इससे भी थोड़ा होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है।
एक साल में इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लूज़ करते सेकंड। देखिए 32 माइक्रो सेकंड है ये, एंड 32 नैनोमीटर इससे छोटा होता है। एंड यहाँ पे लिखा है कि इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती। 32 नैनोमीटर तो इससे कम ही है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये एक्यूरेट नहीं है। 10⁻15 सेकंड अगर हो जाए तो 1 सेकंड की अनसर्टेनिटी आएगी इन एटमिक क्लॉक्स में। एक साल में अगर आपको निकालनी है तो क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड लगाइए। 1 सेकंड के लिए होगा 1/10⁻15। एक साल के लिए होगा, ये इतना सेकंड होते हैं एक साल में, ये दिस मच ऑफ सेकंड्स आर प्रेजेंट इन वन डे। हमने पीछे देखा था, इनको 365 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक साल में आ जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10⁻15, तो एक साल में कितनी अनसर्टेनिटी होगी टाइम की, वो आपके पास आ जाएगा। तो 86400, इसको हम लिख लेते हैं 8.6 इंटू 10⁻4, एंड 8.6 को आप 8 मान लीजिए, यानी इसमें 0.6 को घटा दीजिए, और यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻2 लिखिए, इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा, यानी 4 कर दीजिए इसको। तो 8 चौका 32 हो गया, 10⁻6 हो गया ऊपर, ये 10⁻15 है ऊपर का, 10⁻−15 हो गया, तो बचा ऊपर 10⁻−9, यानी 32 इंटू 10⁻9 बचा, यानी 32 नैनोमीटर। तो ये देखिए एग्जैक्ट अगर आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है एक साल में तो 32 नैनोमीटर आ रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता दिया कैसे। तो ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक करती रहती है एनसीईआरटी, कई बार मेजर हो जाती हैं ये मिस्टेक्स, जब एंटी एग्जैक्टली यही मिस्टेक्स पूछ लेता है। एग्जैक्टली हुआ भी है 2020 में, आई थिंक ये हुआ कोविड के पेपर में, जहाँ पे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से उसने क्वेश्चन पूछ लिया था। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये पेपर आप देख सकते हैं बायोलॉजी में, ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन था, जब उसमें मिस्टेक थी। The SI unit of length has been expressed in terms of path length that light travels in a certain interval of time। ये वो इंटरवल है 1 सेकंड के इतने फ्रैक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं SI यूनिट ऑफ लेंथ, यानी 1 मीटर। तो ये भी हमने अभी पीछे ही देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट सी की टर्म्स में डिफाइंड होता है मीटर। अब वो इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो 10⁻41 वाला, यू मे नोटिस दैट देयर इज एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस बिटवीन द नंबर्स अपीयरिंग इन टेबल्स 2.3 एंड 2.5। इवन टेबल 2.4 में भी ये आगे लिखा हुआ है, तीनों में है। Note that the ratio of the longest and shortest lengths of object in our universe is about 10⁻41. Interestingly enough, the ratio of longest and shortest time intervals associated with the events and objects in our universe is about 10⁻41। तो टाइम इंटरवल्स का आगे दिया हुआ है, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टाइम में नहीं दिया, क्योंकि रेंजेस ऑफ टाइम कहीं भी नहीं दिया था ना। यहाँ देखिए रेंजेस एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल दिया है। 10⁻24 है लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो अनस्टेबल हैं, इसका है 10⁻24। 10⁻17 होता है एज ऑफ द यूनिवर्स, एज ऑब्वियस। डिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स इज लार्जेस्ट डिस्टेंस, मास ऑफ द यूनिवर्स इज लार्जेस्ट मास, एंड एज ऑफ द यूनिवर्स इज लार्जेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल। एक्चुअली ये एग्जैक्टली बताया भी गया है, 20 बिलियन आपको याद रखना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू है, जहाँ जिसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो क्वेश्चन आए जिस सेक्शन के अंदर, वो आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे 10⁻16 है, एग्जैक्ट 17 है, एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है, इनका रेशो याद रखना है। देखिए 10⁻17 डिवाइड बाई 10⁻24, ये आ जाएगा रेशो आपके पास 10⁻41। तो एग्जैक्टली 41 होता है लेंथ्स का और टाइम का। और मासेस का जो रेशियो, मासेस में 10⁻55 जाता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, तो ये ज़्यादा हो जाता है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मासेस का रेशियो होता है 10⁻41 का स्क्वायर, तो इसके आसपास होता है, एग्जैक्टली नहीं होता। तो ये कोइंसिडेंस होता है लेंथ, मास और टाइम के केस में, तीनों का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो 41 के आसपास आता है। And now comes the most important topic of this chapter, that is errors in measurements। and इसी से associated कुछ terms हैं, जैसे कि accuracy and precision।
एक्चुअली इनके बारे में हम बेसिक कंसेप्ट में भी बातें कर चुके हैं, तो ब्रीफली ही इनके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। देखिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में, और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जो कोर चैप्टर होता है। फिजिकल वर्ल्ड कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उससे कोई पूछा नहीं जाता, तो मेन थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्योंकि दोनों के फर्स्ट चैप्टर्स हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के, इसलिए इनमें काफ़ी चीज़ें अलाइन करती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी जो टॉपिक है वो भी मैंने वहाँ पे कवर कर दिया था बेसिक कंसेप्ट में। एवरी मेजरमेंट contains some uncertainty and this is called error. तो error in measurement is nothing but the uncertainty in the measurement that we have found. यानी कि हमने जो मेजरमेंट निकाली है उससे ऊपर कितना मेजरमेंट वो नंबर वो वैल्यू जा सकती है, या फिर उससे नीचे कितना हो सकता है, यानी रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, इसी को एरर बोला जाता है। अब ये दोनों टर्म्स डिफाइन की गई हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आपको ध्यान से समझना है इनको। एक्यूरेसी होती है इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सो जो आपने मेजर की है वैल्यू किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ट्रू वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, एवरेज आप देखेंगे, एवरेज क्योंकि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करके फाइंड की जाती है, इसलिए उसी को ट्रू माना जाता है। तो ट्रू वैल्यू के कितनी नज़दीक है आपकी मेजरमेंट, यानी आपकी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है, उसी को बोला जाता है एक्यूरेसी, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। इसके जस्ट इससे थोड़ी डिफरेंट होती है चीज़ प्रिसीजन, विच टेल्स टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी कि जो आपने मेजरिंग करी है एक्सपेरिमेंट करके, जो आपने वैल्यूज़ मेजर किए हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं। The closeness to the true value is called accuracy and closeness among the measured values is called precision. जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी वो आपकी measured value, उतना ज़्यादा precision ज़्यादा होगा। इट्स द रेजोल्यूशन और द लिमिट ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। रेजोल्यूशन वही होता ना, स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो जितना छोटा होगा उसका रेजोल्यूशन, लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा, यानी मेजर्ड वैल्यूज़ की क्लोजनेस उतनी ज़्यादा होगी। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट मे डिपेंड ऑन several फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिमिट और द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसीजन डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, यानी इंस्ट्रूमेंट के ही, लेकिन एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है लिमिट और रेजोल्यूशन पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पे प्रिसीजन डिफाइन करेगा और उस पे एक्यूरेसी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ये अपोजिट चीज़ें नहीं है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं ये, इसलिए इनको ध्यान से समझना जरूरी होता है। सो एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड ऑन several फैक्टर्स, यानी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वन ऑफ दोज फैक्टर मस्ट बी एरर। एरर जितना ज़्यादा हो गया एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सिर्फ लिमिट और रेजोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती एक्यूरेसी, देर आर several फैक्टर्स। मैंने आपको एक बता दिया, इससे आपको याद रह जाएगा। अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं, जिन पर डिपेंड करती है एक्यूरेसी। लिमिट और रेजोल्यूशन मेन फैक्टर होता है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं इस एग्जांपल से जो आगे दिया है। लेट्स से ट्रू वैल्यू किसी भी सर्टेन लेंथ की है 3.678 सेंटीमीटर। अब अगर रेजोल्यूशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का 0.1 सेंटीमीटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3.6 तक मेजर कर पाएगा ना, 3.678 तो नहीं मेजर कर पाएगा। तो एक्यूरेसी हैम्पर हो गई ना लिमिट और रेजोल्यूशन की वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। अब ये एग्जांपल लिया है, ट्रू वैल्यू है 3.678, एक इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर और उसने मेजर्ड वैल्यू बताई 3.5 सेंटीमीटर। और किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो कि यूजिंग अ मेजरिंग डिवाइस ऑफ ग्रेटर रेजोल्यूशन, तो उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया जिसका रेजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर, तो इसने 3.38 सेंटीमीटर बताई इसकी मेजर्ड वैल्यू लेंथ की। तो यहाँ देखिए इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है,
लेकिन फिर भी इसने गलत वैल्यू बताई है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता, इसे यहाँ समझ में आता है आपको कि एक्यूरेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिमिट और रेजोल्यूशन के। अदर फैक्टर्स भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि एरर कर दिया हो इस बंदे ने जो इसको इस मेजरमेंट को नोट कर रहा है, इसने अगर एरर कर दिया तो चाहे कितनी भी रेजोल्यूशन हो, इसका गलत ही आंसर आएगा। तो एक्यूरेसी सेवरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, ये बता रहा है ये। तो इसने बताया 3.38। अब प्रिसाइज कौन सा, एक्यूरेस कौन सा है, ये आपको आगे बताएगा। द फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है इसके ज़्यादा नज़दीक है, ट्रू वैल्यू के जो नज़दीक होती है वैल्यू वो एक्यूरेट होती है ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू बट लेस प्रिसीजन। ये तो हम देख ही चुके हैं, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है, यानी 0.001 जितना ज़्यादा उसका रेजोल्यूशन होगा इंस्ट्रूमेंट का, उतनी ज़्यादा प्रिसीजन होगा, क्योंकि उसका एक ही था, 0.1 सेंटीमीटर था सिर्फ रेजोल्यूशन, इसलिए प्रिसीजन कम है इसमें। वाहिल द सेकंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। तो लेस एक्यूरेट इसलिए क्योंकि ट्रू वैल्यू से दूर है, मोर प्रिसाइज इसलिए क्योंकि उसका मोर प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा है उसका। इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं ऐसे, तो रेजोल्यूशन ज़्यादा है इसलिए मोर प्रिसाइज है। ये एक्चुअली एग्जैक्ट ये एग्जांपल लेके बताया गया है बेसिक कंसेप्ट में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आता है आपको ये। दस एवरी मेजरमेंट इज़ अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। तो अप्रोक्सीमेशन इसलिए ही होता है मेजरमेंट का क्योंकि एरर्स पाए जाते हैं उसमें, वरना तो एक्यूरेट ही ना हो जाए वो। And this error is classified into two types: systematic error and random errors. Systematic, as the name suggests, systematic होगा ये those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. अब नीचे कुछ सोर्सेज दिए हैं आपको सिस्टमैटिक एरर्स के, तीन हैं आई थिंक, इंस्ट्रूमेंटल, फिर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, और फिर तीसरा है पर्सनल एरर्स। तो तीनों टाइप को डिटेल से हमको पढ़ना है। सिस्टमैटिक आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो एरर ट्रू वैल्यू को इंक्रीज कर देगा या ट्रू वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। रैंडम, एज द नेम सजेस्ट, इसका साइन भी रैंडम होता है और इसका साइज भी रैंडम होता है, दोनों चीज़ें, साइन और साइज दोनों। सिस्टमैटिक में आपको साइज का भी पता होता है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, सिस्टमैटिक डिनोट कर रहा है ये वर्ड ही, और इसका साइन भी एक ही होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर that arise from the errors due to imperfect design or calibration of the measuring instrument, zero error in the instrument etc. सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, ये इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ की ही कमियों की वजह से अराइज करता है एरर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। या तो जहाँ से मैन्युफैक्चर किया गया है ये इंस्ट्रूमेंट, उसी ने इसका इम्परफेक्टली डिज़ाइन किया है या इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन किया है, या तो ये कारण हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर का, या फिर ज़ीरो एरर हो सकता है। ज़ीरो एरर का मतलब डिज़ाइन तो वो ठीक किया गया है, लेकिन उसके बाद उसका जो मेजरिंग, उसके मेजरिंग मार्क्स जो उसके होते हैं, ग्रेजुएशंस जो उसकी होती हैं, वो बिना किसी रीडिंग के ही कुछ वैल्यू दिखा रही होती है, इसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। तो इस ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरर नहीं है ये, उसके बाद हुआ ये, ठीक तरह से उसको न रखने से भी ये हो सकता है, लेकिन ये ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन इम्परफेक्ट डिज़ाइन की वजह से होगा तो उसके लिए दूसरा ही इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि ये दोनों अक्कर करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। For example, the temperature graduation of a thermometer may be inadequately calibrated. It may reach 104 degrees Celsius at the boiling point of water at STP, whereas it is to be 100 degree Celsius. तो 100 होना चाहिए STP पे boiling point of water, लेकिन अगर इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड डिज़ाइन है, इम्परफेक्टली डिज़ाइन अगर कोई थर्मोमीटर है,
तो वो 104 रीड कर रहा है, तो इट इज़ फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, वो गलत इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है। एंड दूसरा एग्जांपल है, इन अ वर्नियर कैलिपर द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल मे नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल और सिंपली एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल में बी वॉर्न ऑफ एट वन एंड। तो ये जो दूसरी चीज़ उसने बताई वर्नियर कैलिपर के बारे में, ये हम पढ़ने भी वाले हैं। अभी हम एरर्स इन मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं, एरर इन डिवाइसेस भी पढ़ेंगे हम, जहाँ पे ये आएगा वर्नियर कैलिपर, ये पहला ही डिवाइस है। तो ज़ीरो मार्क जब इसमें मेन स्केल का वर्नियर स्केल से कंसाइन नहीं करता, उसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। दो टाइप का होता है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, एरर इन डिवाइसेस करेंगे तब उसमें देखेंगे। और तीसरा एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया गया कि अगर एक मीटर स्केल टूटा ही हुआ है एक एंड से, लेट से वो 15 सेंटीमीटर का एग्जांपल लेते हैं मीटर स्केल का, वो टूटा हुआ एक एंड से और 10 सेंटीमीटर का ही वो बचा है, तो वो 15 सेंटीमीटर की लेंथ तो मेजर नहीं कर पाएगा ना, तो एरर देगा 15 सेंटीमीटर की लेंथ में, वो 15 को 10 बता रहा है, तो इस एरर को हम लेंगे अंडर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स।